हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक मिश्रा और आप मुझे सुन रहे हैं स्टडी आईएएस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टडी आईएएस लेकर आया है आप लोगों के लिए कंप्लीट समरी ऑन इंडियन पॉलिटी। इसी सीरीज में आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, जिसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज के सेशन में मैं लेने जा रहा हूं। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब स्टडी आईएएस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स। सो एज ऑलवेज, if you want to get an Academy Plus subscription, so use this code STUDYIS for extra discount on Plus courses. Now, before going to start today's topic fundamental right, यहाँ पर हम देखते हैं कुछ static questions related to preamble. So, यहाँ पर question है, preamble contains which kind of dimensions of justice? Preamble contains which kind of dimensions of justice? आपके ऑप्शंस हैं सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस एंड सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। प्रियम्बल में 3 तरह के जस्टिस मेंशंस किए गए हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इसका सही आंसर है थर्ड, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर, सोशल डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइज लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी। चूज द करेक्ट वन। आपके ऑप्शंस हैं ए 1 2 3, बी 1 2 4, सी ओनली 1 और डी 3 and 4। तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर, सोशल डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइजेस लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी। तो दोस्तों इसका आंसर है बी 1 2 and 4। वो कैसे, आइए जानते हैं। सोशल डेमोक्रेसी मीन्स लिबर्टी, जहां लिबर्टी हो। सोशल डेमोक्रेसी मीन्स जहां इक्वालिटी हो एंड सोशल डेमोक्रेसी मीन्स जहां फ्रेटर्निटी हो। आप इसे एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, जस्टिस इसमें इंक्लूड नहीं है, तो जहां पर भी आपको थर्ड दिखे उसे एलिमिनेट कर दीजिए। तो डी चला गया और ए चला गया। अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचते हैं, बी एंड सी। तो यहां पर क्योंकि इक्वालिटी भी सोशल डेमोक्रेसी के अंदर आता है, तो ऑफ कोर्स ओनली 1 नहीं होगा, तो सी भी चला गया और बचता है बी। सो द आंसर इज बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है, सोशलिज्म वाज एनवाइस्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट मींस मिक्स्ड इकोनॉमी, restraining private property so that it may be used in the interest of nation, and third both A and B, and fourth neither A nor B। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को अपनाया था, साथ ही साथ रेस्ट्रेनिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी सो दैट इट मे बी यूज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। तो या इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। वो इसलिए, अगर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन सरकार को उसे ऑक्यूपाई करना पड़ा तो उसे वह कर सकती है, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहां इसका आंसर होगा ए एंड बी। तो दोस्तों इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस अगले क्विज में आने वाले हैं। तो संडे को रात 8 बजे क्विज होने वाला है। जितना भी पोर्शन हमने अभी कंप्लीट किया है प्रियम्बल और हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स के बारे में, और अभी हम
फंडामेंटल राइट्स जान रहे हैं। तो जहां तक हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा आज के इस सेशन में, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम संडे को उसका एक क्विज रखने जा रहे हैं। तो प्लीज आप उस क्विज को देना मत भूलिएगा और क्विज जरूर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, फंडामेंटल राइट्स। सो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, इट इज इंसर्ट इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल्ड बात की गई है, जहां आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा क्या है इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। और एक चीज और, पार्ट 3 और पार्ट 4, यानी पार्ट 4 हमारा है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इन दोनों को कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कंबाइंडली इसे कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स है क्या? ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जिन्हें फंडामेंटल राइट्स ही क्यों कहा गया। तो ऑफ कोर्स सबसे आसान डेफिनेशन, क्योंकि इसमें जितने भी राइट्स दिए गए हैं उनके बिना ह्यूमन एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल है। तो जितनी भी चीजें ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी हैं उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। ठीक है, पहली बात। लेकिन साथ ही साथ एक और बात थी जिसके कारण इसे फंडामेंटल राइट्स कहा गया, और वो ये बात है कि फंडामेंटल राइट्स यानी मैंने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किसकी पावर सबसे ऊपर होगी, किसकी पावर सबसे ऊपर है? इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे ऊपर हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और फिर अदर बॉडीज हैं। ठीक है, वी आर ओनली बाइंड टू ओबे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और क्योंकि हमारी गवर्नमेंट और हम एक देश में रहते हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम पावर, तो क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं, इसलिए भी ये फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं, क्योंकि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। और क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, इसलिए भी ये फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, सो व्हाट इज फंडामेंटल राइट? बेसिकली दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन वी कैन से। देखो, इस डेफिनेशन को आप लिख लो, इसे याद कर लो। ठीक है, राइट्स विच इज गारंटीड बाय द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। एंड द राइट विच इज गारंटीड बाय द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड टू इंडिविजुअल एंड enforceable against the state is fundamental right which will ensure the human existence. Okay, so the rights which is guaranteed by the fundamental law of the land यानी हमारा constitution to individual and enforceable against the state which will ensure the human existence is the fundamental right. In the original constitution of India there are 7 fundamental rights. What are these rights? तो फर्स्ट राइट इज समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। फिर राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक राइट टू फ्रीडम, जिसमें आप जानते हैं आर्टिकल 19 में हमारे 6 राइट्स दिए गए हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, सब क्लॉज बी, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आर्टिकल 19 1 सब क्लॉज सी, एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, रेसाइड और सेटल थ्रू आउट द इंडिया। और आर्टिकल 19 1 एफ जो कि डिलीट कर दिया गया बाद में, ओरिजिनली यहाँ पर था राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, एनी ऑक्यूपेशन और अ ट्रेड और अ बिजनेस। ठीक है, तो ये कुछ राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 19 में है। इसके बारे में आगे डिटेल बात करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक राइट टू फ्रीडम दिया गया है। आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 इट्स टॉक अबाउट द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारे देश में शोषण के विरुद्ध अधिकार सिर्फ 2 आर्टिकल के थ्रू प्रोवाइड कराए गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस
राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑन आर्टिकल 23 एंड 24। और फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसे मैंने पहले लास्ट लेक्चर में कहा था, हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है और इसे इंश्योर कराया गया है कुछ राइट्स के थ्रू, और वो राइट्स हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इसके बारे में डिटेल बात की गई है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। इट्स टॉक अबाउट द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। माइनॉरिटीज के बारे में, उनके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसके बारे में डिटेल बात की गई है। और फिर आता है राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 which was also mentioned in article 19 clause 1 sub clause f, both were deleted in 44th constitutional amendment act 1978 and it was added in now part 12 of the constitution under the article 300A। यहाँ पे ये याद रखना है कि 44वें संविधान संशोधन में, जो कि 1978 में हुआ था, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया गया है और अब इसे ऐड कर दिया गया है पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 300A, ठीक है। और अब ये है लीगल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, याद रखिएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो नोन द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एक बात याद रखना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 अपने आप में खुद भी एक फंडामेंटल राइट्स है, अंडर विच द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू फॉर अ जुडिशियल रिव्यू, एंड अंडर द आर्टिकल 226 यानी 226 द हाई कोर्ट्स हैव द पावर फॉर अ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के थ्रू जुडिशियल रिव्यू करने की पावर दी गई है और हाई कोर्ट्स को अंडर आर्टिकल 226 यानी 226 के तहत जुडिशियल रिव्यू करने की पावर दी गई है, एंड दिस इज कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। नाउ अगर बात करें कि फंडामेंटल राइट्स मिले कैसे, तो देखो, डिवाइन पावर हम सभी मानते हैं कि डिवाइन पावर मतलब गॉड है हमारे सबके ऊपर, हमारे ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर एक दैवीय शक्ति है, यानी डिवाइन पावर गॉड है। उसके बाद पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि किंग यानी राजा, पुराने समय में राजाओं के पास सारी शक्तियां होती थी और दे कैन डेलीगेट टू एनीवन, वो किसी को भी अपनी शक्तियां दे सकते थे और इससे शक्तियों का दुरुपयोग होता था। सारे ये लोग शक्तियों का दुरुपयोग करके शोषण करते थे, तो इट इज अ अब्यूज ऑफ पावर। और इसके विरुद्ध में रिबिलियन होता है, कहाँ? इंग्लैंड में। 15 जून 1215 एडी इंग्लैंड के सिटीजन्स रिबेलियन कर देते हैं, बगावत कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं अपने राजा किंग जॉन के खिलाफ, क्योंकि उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी, ठीक है। और इसी के बाद वहां के राजा किंग जॉन ने इस रिबेलियन को देखते हुए एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था मैग्ना कार्टा। ये क्या है मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा इज द चार्टर ऑफ राइट्स, it is the charter of rights issued by King John of England in 1215 under the pressure from the barons. This is the first written document, we can say this is the first written document relating to the fundamental rights of a citizens। इसमें ये कह सकते हैं कि एक बिग बैंग थ्योरी था, जैसे हम जानते हैं ना हमारे स्पेस के बारे में कि बिग बैंग थ्योरी हुई थी, तो ये भी बिग बैंग की तरह एक, अगर हम कहें कि लॉज की दुनिया में अगर एक बिग बैंग हुआ था तो यही था पहला। द एग्रीमेंट विच इज नोन एज द मैग्ना कार्टा is basically the charter of rights which is issued by the King John of England in 1215 under the pressure of the barons, and this was the first written document relating to fundamental rights। हालांकि इसमें कुछ ही राइट्स दिए गए थे, इसमें कुछ कंडीशनल राइट्स इन्होंने दिया था, पूरे राइट्स नहीं दिए थे, कुछ कंडीशनल राइट्स इसमें प्रोवाइड कराई गई। 1776 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन वहां का बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स, जो कि जेम्स मेडिसन ने बनाया था, बिल ऑफ राइट्स ऐड किया जाता है, और आफ्टर फर्स्ट 10 अमेंडमेंट ऑफ बिल ऑफ राइट्स, याद रखना आफ्टर 10 अमेंडमेंट्स, यानी पहले 10 अमेंडमेंट्स के बाद जो बना वो था फंडामेंटल राइट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका,
which is the guaranteed rights given by the fundamental law of the United States of America to their citizen. And this was the first incident when the whole world was watching to the United States of America as the country who was given the rights, some kind of a fundamental rights to the citizens. And just because of the person who belong from America, they got the fundamental rights which is necessary or which was necessary for a human existence. तो ये पूरी दुनिया उस समय ये देख रही थी, अमेरिका ऐसा पहला देश था जिसने अपने नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिए। तो सारे देश यही देख रहे थे कि कोई ऐसा देश है, सिर्फ अमेरिकन होने के कारण वहां कुछ ऐसे राइट्स मिल रहे हैं जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी हैं। याद रखना है कि आफ्टर फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स ऑफ बिल ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स गिवन टू द अमेरिकन पीपल, गारंटीड राइट विच वाज गारंटीड राइट्स गिवन टू देम। ठीक है, तो यहां से ये स्टोरी चालू होती है और धीरे धीरे सभी देश अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराते हैं। हमारा देश भी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे महान पुरुषों ने इसे बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, आप सभी जानते होंगे। और उन्हीं की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले पाते हैं, बोल पाते हैं। ये जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हमें मिले हुए हैं, ये हम उन्हीं की बदौलत हमें आज ये सारी सुविधाएं, ये सारे राइट्स मिले हुए हैं। तो थैंक्स टू डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड his team and the Constituent Assembly of India, जिन्होंने हमें ये राइट्स प्रोवाइड कराए। अब बात करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सो बेसिकली देखो, एक बात याद रखना कि कुछ ऐसे राइट्स कुछ हमारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को प्रोवाइड कराए गए हैं। तो सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर ओनली provided to the citizens of India and rest of the rights are provided to all non citizens also। ठीक है, वो कौन कौन से राइट्स हैं? तो वो है 15, 16, 18 सब क्लॉज 2 एंड 19, 29 एंड 30। 15 याद रखना है, इसको कहीं लिख लो आप कॉपी में, याद रखना। 15, 16, 18 सब क्लॉज 2, 19, 29 एंड 30। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द राइट्स आर प्रोवाइडेड टू ऑल द पर्सन्स, फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे सिटीजन्स हो या नॉन सिटीजन्स हो। ठीक है, नाउ फंडामेंटल राइट्स इज जस्टिसिएबल इन नेचर एंड एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट। मैंने पहले ही कहा था एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, द राइट्स विच इज गारंटीड बाय द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड टू द इंडिविजुअल एंड एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स इज अ जस्टिसिएबल इन नेचर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आपका अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, और उसमें हाँ एक चीज जरूर याद रखना कि आपका, जैसे आपकी फैमिली में किसी से झगड़ा होता है, ठीक है, आप भाई बहन ही आपस में लड़ रहे हो और आप जाके केस कर दोगे कि हम आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा। आपके साथ जो अदर पार्टी है उसमें किसी ना किसी एंगल में आपकी जो अदर पार्टी है उसमें स्टेट का इन्वॉल्व होना नेसेसरी है। अगर स्टेट इन्वॉल्व है दोनों में से किसी पार्टी में, तभी ये एनफोर्सेबल होगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा द राइट्स विच इज गारंटीड बाय द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड एंड एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, यानी अगर स्टेट इन्वॉल्व है किसी भी पार्टी में, दोनों पार्टी में से, तभी ये जस्टिसिएबल होगा, एनफोर्सेबल होगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, सपोज आप एक पत्रकार हो, ठीक है, और आपको ऊपर से प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप किसी तरह अपनी आवाज, मतलब आपके द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों को दबा दें। ठीक है, तो ये तो फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ हो गया, तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। तो आप ऐसे समय में, ऐसे केस में, ऐसी सिचुएशन में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, अंडर आर्टिकल 226 द हाई कोर्ट एंड अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर फॉर जुडिशियल रिव्यू इन द मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपको डायरेक्ट वहां जाने की छूट है, तो ये जस्टिसिएबल है, एनफोर्सेबल है अगेंस्ट द स्टेट इन द एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, दे आर नॉट अ सैक्रोसेंट और अ परमानेंट, द पार्लियामेंट कैन कर्टेल। देखो, ये सैक्रोसेंट इन नेचर नहीं है,
ना ही परमानेंट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही बहुत रिजिड है और ना ही बहुत ही फ्लेक्सिबल है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन समय समय में रिजिड भी है और समय समय में फ्लेक्सिबल भी है। यानी पार्लियामेंट के पास पावर है और पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपील देम बट ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ चेंज किए जाते हैं बाय अमेंडमेंट एक्ट तो उसे रोका नहीं जा सकता। इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 368 देयर इज अ पावर इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंदा भारती केस में एक लैंडमार्क जजमेंट आया था। केशवानंदा भारती केस में 7:6 के रेशियो से पैनल ने एक जजमेंट दिया था, लैंडमार्क जजमेंट, एंड जिसमें उन्होंने एक नई डॉक्ट्राइन इवॉल्व की थी जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें बेसिकली ये था कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान की कुछ मूल संरचनाएं हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी बदला नहीं जा सकता। याद रखना, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी नहीं बदला जा सकता। जैसे हमारी कंट्री की सेकुलरिज्म पॉलिसी, हमारी कंट्री का सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, तो कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू भी बदला नहीं जा सकता। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब जहां सिंपल प्रोसेस से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जाता है, और रिजिड मतलब जहां कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में जो प्रोसेस होती है वो आसान नहीं होती। जैसे मान लो जीएसटी जब लॉन्च हुआ, ठीक है, तो उसमें हाफ ऑफ द स्टेट को, यानी करीब 15 स्टेट्स को भी, स्टेट से भी अप्रूवल लेनी पड़ी, लेकिन हाँ विथ स्पेशल मेजोरिटी। तो इसलिए ना हमारा संविधान ना ही बहुत फ्लेक्सिबल है ना ही रिजिड है। देखो कुछ ऐसे राइट्स हैं जैसे आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। ये ऐसे राइट्स हैं जिन्हें नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ पे सिर्फ मेन फीचर्स को बता रहा हूँ, और भी कई फीचर्स हैं जो कि लक्ष्मीकांत में दिए हुए हैं, तो प्लीज आप उसे जाकर पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं स्टेट की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा दी गई है, स्टेट की डेफिनेशन दी गई है कि स्टेट में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड होंगे, कौन कौन सी संगठन, कौन कौन सी चीजें स्टेट के तहत आएंगी, स्टेट किसे कहा गया है। So the Article 12 has defined the term for this purpose of Part 3, the definition of state. स्टेट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे लेजिस्लेचर ऑर्गन्स हो, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, तो ये सारे स्टेट के तहत आते हैं। फिर वो चाहे लोकल अथॉरिटीज हो जैसे म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, है ना, ट्रस्ट जो हो गए, तो ये सारी चीजें जो हैं ये सारे स्टेट के तहत आती हैं। और कुछ है स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जैसे LIC, ONGC, सेल, है ना, तो ये सब चीजें भी स्टेट के तहत आती हैं। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई भी ऑफिस जिसके पास पावर है वो स्टेट के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे, आर्टिकल 12 में सिर्फ डेफिनेशन बताई गई है कि स्टेट किसे कहा गया है, स्टेट के तहत कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 13, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लॉज इनकंसिस्टेंस विद द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 में द वर्ड लॉ यानी जो कानून है उसकी नेगेटिव डेफिनेशन दी गई है, और वो कौन कौन से हैं। सो आर्टिकल 13(1) कहता है एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कोई भी ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन करता है। मान लो कोई लॉ है और वो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बना था, ठीक है, उस लॉ में या तो कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं या फिर वो पूरा का पूरा लॉ ही फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, उसका उल्लंघन करता है, तो वो लॉ अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, वो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अगर वो उसमें कुछ प्रोविजंस होंगे तो वो प्रोविजंस, अदरवाइज द होल लॉ इफ वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में डेफिनेशन दी गई है वर्ड लॉ की। जैसे एक भी वर्ड यहाँ पे मिस नहीं करना है, आप याद रखना, एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी ऑर्डिनेंस, एनी रूल्स एंड रेगुलेशन, any legislation, any amendments if violates the fundamental rights। कौन कौन से वर्ड्स हैं,
any order, any action, any ordinance, any rules and regulation, any legislation, any amendments if violates fundamental rights, then it will be declared as ultra vires. It will be declared as ultra vires. मतलब it is not in the spirit of constitution. कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है. अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो इट शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है. देखो मैं डिटेल में सारे केसेस जो हैं इसको मैं डिटेल्ड में अगले लेक्चर में बताने वाला हूँ. जितने भी इंपॉर्टेंट केस हुए हैं हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, वो पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स के लेक्चर में उसके साथ साथ ही हम केस को देखते चलेंगे. अभी के लिए आप ये समझिए कि सपोज दिस इज द फंडामेंटल राइट, जैसा कि आप देख रहे हैं येलो वन. सपोज दिस इज द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. इसका कुछ पार्ट है जो फंडामेंटल राइट्स को ये यहाँ पे वायलेट कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है. या फिर सपोज पूरा लॉ ही ऐसा बनाया गया है जिसमें फंडामेंटल राइट्स हमारे उनका वायलेशन हो रहा है. तो ये जैसा कि मैंने कहा था कि जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है. तो सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं इसका कि आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है इस रूल के थ्रू, और सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के तहत ये इन्वेस्टिगेशन करेगी इसका कि अगर फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए इस कानून से या उस कानून में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, तो उसका वो पार्ट, या फिर अगर पूरा इन केस ऑफ पूरा लॉ ही ऐसा बनाया गया है जिसमें पूरा फंडामेंटल राइट्स हमारा वायलेट हो रहा है, तो द पार्ट और द होल लॉ which violates the fundamental rights shall be declared void, shall be declared ultra vires, means not in the spirit of constitution. मतलब वो पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है और इसलिए उसे नल एंड वॉइड घोषित किया जाता है. और ये कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी कर सकती है इन केस ऑफ अंडर आर्टिकल 226. ठीक है. एक केस था भीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955, जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स निकली. इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे. तो अभी के लिए सिर्फ इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अकॉर्डिंग कि हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है, कौन कौन से बेसिक फंडामेंटल राइट्स हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे. आर्टिकल 12 जिसमें स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है और आर्टिकल 13 में लॉ की नेगेटिव डेफिनेशन बताई गई है. ठीक है. और जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर आर्टिकल 226 फॉर हाई कोर्ट, इसके बारे में हमने बात की. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम जानेंगे आर्टिकल 14 से लेकर के 18, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम, और भी जितने फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में अगले लेक्चर में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे. तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो. और आप सभी को याद रखना है कि संडे को क्विज होने वाला है, क्विज देना मत भूलिएगा. इफ यू आर फॉलोइंग मी, इफ यू आर फॉलोइंग दिस कोर्स, तो प्लीज क्विज देना मत भूलिएगा संडे को शाम को. सो थैंक्स फॉर द डे. If you like this video, so please like, comment and share with your friends, and you can also mail me at my personal email address mvivekmisra024@gmail.com. So मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय.